स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन लेंगे बिकॉज हमने एनसीईआरटी का ये चैप्टर कम्प्लीटली कर लिया है। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि आपने फ्रिज से बाहर बर्फ़ निकाली और उसको थोड़ी देर बाहर रखोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस वाटर को फिर से फ्रिज में रखोगे तो वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइस टू वाटर और वाटर टू आइस क्या हुआ? एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो रिवर्सिबल चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इरिवर्सिबल भी चेंज होते हैं, जैसे कि आपने फूड इनटेक किया और उस फूड का डाइजेशन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि फूड का डाइजेशन क्या होगा? एक इरिवर्सिबल चेंज होगा, बिकॉज डाइजेस्टेड फूड है वो आप ऐसे तो नहीं है इसको जो आपने फूड रियल में स्टार्टिंग में इनटेक किया तो उसमें कन्वर्ट कर दोगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड आपका क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। ऐसे ही जब आप एयर इनहेल करते हो तो उसमें ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर और साथ में लार्ज अमाउंट में क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी आपकी बॉडी के हर एक सेल में रिजर्व हो जाती है एटीपी की फॉर्म में। तो अब ऐसा तो नहीं है जो आपको एनर्जी मिल गई उस एनर्जी से वापस ग्लूकोज या फिर आप वापस क्या बना दो, यहाँ पर O2 बना दो। ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं बना सकते, तो ऑब्वियसली ये क्या हुई? रेस्पिरेशन भी एक इरिवर्सिबल चेंज हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि लोहे की चीज़ों पर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जंग लग जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या हुआ? इरिवर्सिबल चेंज हुआ। इसके बाद हम देखते हैं जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, तो उस केस में वो ऑक्सीजन से यहाँ पर रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ऑब्वियसली आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड से फिर से मैग्नीशियम नहीं ले सकते, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। इसके अलावा जब आप दूध लेते हो और उसमें थोड़ा सा कर्ड एज ए सैंपल मिला देते हो, बिल्कुल थोड़ा सा, तो आप देखोगे थोड़े ही घंटों में वो क्या हो जाता है? कर्ड में दही में कन्वर्ट हो जाता है दूध। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बिकॉज दही में क्या होगी? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया यहाँ पर क्या होगी? बैक्टीरिया फॉर्म हो गया है, तो जिसके कारण क्या हो गया? दूध दही में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में भी आप दही से फिर से वापस दूध नहीं ले सकते, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी क्या हुआ? आपका इरिवर्सिबल चेंज हुआ। और सारे के सारे इरिवर्सिबल चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और ऑब्वियसली अगर केमिकल चेंज हुआ है तो कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो जब भी हम कहते हैं कुछ नया सब्सटेंस बनता है न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो हम बोलते हैं वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। और जब सब्सटेंस जो रिएक्शंस में पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन है, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जहाँ पर जो नया सब्सटेंस बनता है नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सल्फ़र लिया और ऑक्सीजन गैस के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाया, तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिली। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स कहलाएंगे और सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस कहलाएगी, प्रोडक्ट, जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो जब भी आप केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन इस टाइप से। और केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स और एटम की स्टेट्स होनी चाहिए। सल्फ़र ही हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में लिया है, SO2 हमें गैस मिलेगी, तो सबकी हमने स्टेट शो करी है। सेकंड है आपको नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट्स में और नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए और उनके सिंबल्स भी सेम होने चाहिए। आप यहाँ पर देखोगे रिएक्टेंट में सल्फ़र एक है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और ऐसे ही प्रोडक्ट में सल्फ़र का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। और थर्ड, आपको केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा केमिकल फॉर्मूले लिखने होते हैं। जैसे कि मैंने बोला सल्फ़र और ऑक्सीजन गैस ली, तो सल्फ़र का केमिकल फॉर्मूला होगा S, ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला होगा O2। इसके बाद मैं बोलूँगी सल्फ़र डाइऑक्साइड मेरे को गैस मिली है, इट मीन्स सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का केमिकल फार्मूला क्या होगा? SO2, ये केमिकल फार्मूला होगा। तो केमिकल फार्मूले इट मीन्स सिंबल्स की फॉर्म में आप यहाँ पर लिखोगे सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, तो कुल मिला के ये आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। जब हम स्केलेटल इक्वेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं
कुछ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उन्हें हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। अब जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो बिकॉज यहाँ पर रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम है 1 एटम, ऑक्सीजन है 2 एटम, जबकि प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। ओब्वियसली इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो ये स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगी। इसके अलावा कुछ स्केलेटल इक्वेशन ऐसी होती है जिनको हम बैलेंस करने की नीड नहीं होती, बट उन्हें भी हम स्केलेटल इक्वेशन बोल सकते हैं। जैसा कि हम बोले, जब कार्बन को हम जलाते हैं तो उस केस में वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलाते हैं, इसलिए हीट हम उसको दे रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या होती है, गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे रिएक्टेंट्स में क्या कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट में भी क्या कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इसको भी आप बैलेंस्ड इक्वेशन भी बोल सकते हो और स्केलेटल इक्वेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको बैलेंस करने की नीड ही नहीं है, ये होती ही ऐसी है। इसी टाइप से हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, इतने ही रिएक्टेंट्स लेते हैं, इतने ही प्रोडक्ट लेते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स हमें बैलेंस करने की नीड नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी सेम है। तो इसलिए इसे भी हम स्केलेटल इक्वेशन कह सकते हैं। बट जब भी आप स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है ये डेफिनेशन लिखनी है ओनली आपको, और ये एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। बिकॉज यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। जब आप कोयले को बर्न करते हो तो उस केस में वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस बनाता है, तो बर्निंग ऑफ कोल आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। ऐसे ही जब आप H2 और O2 गैस को कंबाइन करते हो तो वाटर बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी आपकी कॉम्बिनेशन गैस हुई, बिकॉज 2 रिएक्टेंट्स यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे जो क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, वो आपको मिलता है एक्वस फॉर्म में। तो ये भी क्या हुई है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। और इस रिएक्शन में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज ए हीट, जनरली एज ए हीट होती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो कुल मिला के ये आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद आप देखोगे जब आप मीथेन गैस को बर्न करते हो तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाती है और हीट ऑब्वियसली एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। तो ये भी क्या हुई, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुई। इसके अलावा जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जो कि रेस्पिरेशन कहलाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है। तो कुल मिला के रेस्पिरेशन भी क्या होगा, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, बिकॉज एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शंस का, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट आपका 2 और मोर सब्सटेंस में यहाँ पर डीकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो जब भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली क्या करना होता है, रिएक्टेंट को सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना होता है, डीकम्पोज करना होता है। तो उस केस में हमें यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर देनी होती है सब्सटेंस को। तो ऑब्वियसली अगर एनर्जी देनी होती है तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है तो इससे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कुल मिला के हम 3 टाइप के यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, 3 टाइप्स के, या आप कह सकते हो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि मेन टाइप तो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसी में बिकॉज हम डीकम्पोज करवाने के लिए एनर्जी यूज कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो एज ए हीट, तो इट मीन्स आपको इसको बोल सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी। बट जब आप टाइप्स लिखोगे तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर नोट डाउन करोगे। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, फर्स्ट एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट। तो जब हम आयरन सल्फेट को हीट देते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। तो ये क्या हुई, एक थर्मल डीकम्पोजिशन है। सबसे पहले डीकम्पोजिशन बिकॉज फेरस सल्फेट डीकम्पोज हो रहा है 3 सब्सटेंस में, और सेकेंड थिंग हमने हीट दी है, थर्मल दी है, तो इट मीन्स इसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे।
इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन होता है, सॉलिड होता है, इसको हम हीट करते हैं तो उस केस में हमें कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये भी एक डीकम्पोजिशन होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं इट मीन्स ये भी एक थर्मल डीकम्पोजिशन है और हमें लेड मोनोऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और इस साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये सारे के सारे थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में जैसे कि इलेक्ट्रो नाम से ही पता चल रहा है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं वाटर से तो उस केस में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है और हाइड्रोजन गैस हमें ऑक्सीजन गैस की डबल अमाउंट में मिलती है। यहाँ पर कैथोड पर आपको यहाँ पर मिलती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर यहाँ पर मिलती है आपको ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की डबल अमाउंट में मिलती है और बिकॉज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वाटर को ब्रेक डाउन करने के, तो ये भी एक क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। इसके बाद हम देखते हैं सनलाइट में बिकॉज बहुत सारे फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए जब हम सनलाइट को यूज करते हैं एज ए एनर्जी सब्सटेंस को रिएक्टेंट को डीकम्पोज करने के लिए, जिससे हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं, वो सिल्वर जो कि ऑब्वियसली चांदी होती है, सॉलिड होती है और क्लोरीन गैस में यहाँ पे डीकम्पोज हो जाता है। ऐसे ही सिल्वर और ब्रोमीन गैस में डीकम्पोज हो जाता है। और ये दोनों की दोनों यहाँ पे रिएक्शंस हम यूज करते हैं ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में। जो पहले ब्लैक वाइट फोटोग्राफ्स नहीं निकलते थे पुराने ज़माने में, उनमें यही रिएक्शंस यूज होते थे। तो ये हमारा डेली लाइफ यूज है इन रिएक्शंस का। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखोगे ये सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएगी बिकॉज यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है रिएक्टेंट को डीकम्पोज करने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड टाइप की यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑब्वियसली क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देते हैं इसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो यहाँ पर आप देखोगे हम यहाँ पर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। आयरन मोर रिएक्टिव होता है जिंक से, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से यहाँ पर डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है मेटल्स की। तो आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक और आयरन दोनों ही देखोगे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके अलावा अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है तो कर लो, और ये याद कैसे करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखोगे आयरन जब कॉपर सल्फेट, आयरन हम सॉलिड लेते हैं और जब कॉपर सल्फेट के साथ ये रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट से, बिकॉज आयरन क्या है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से यहाँ पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है कि एक टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है और उसमें लोहे की कील डाल देते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर में, और कील के ऊपर जो लोहे की नेल्स है यहाँ पर इनके ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये क्या होगी, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ऐसे ही हम देखते हैं जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये भी क्या हुई, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर लर्न होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लिख रखा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये सारी की सारी आपको सीरीज याद होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर आयंस का।
टू कंपाउंड्स के बीच। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं और बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं तो हम देखते हैं सोडियम आयन यहाँ पर डिस्प्लेस कर देता है बेरियम क्लोराइड से बेरियम को, और सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर सोल्यूशन बना लेता है। ऐसे ही हम कहेंगे बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयन सोडियम सल्फेट से सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर देता है और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना लेता है, कुल मिला के सॉलिड बना लेता है। तो आप यहाँ पर देखोगे दो कंपाउंड है जो कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही कंपाउंड्स में आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कभी कभी हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो प्रेसिपिटेट जब भी हम कोई सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें इनसॉल्युबल कुछ सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है, तो हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड लेफ्ट रह जाता है, तो हम बोलते हैं वो क्या है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और उस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो इसलिए ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहला सकती है, पर मेन क्या हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड बनता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पर भी आपको लेड आयोडाइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये भी इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड जब बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पोटेशियम आयोडाइड मिलता है, बेरियम ब्रोमाइड मिलता है। बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट अब देखोगे जो नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का, हम बोलेंगे इसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कंबाइंडली। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन का यहाँ तक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन का पार्ट है, और इसको आप कंबाइंडली बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होगा रिएक्टेंट में, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा रिएक्टेंट से। तो उस केस में हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कुल मिला के हम कोयले को जलाते हैं, कोयला किसकी फॉर्म है, कार्बन की तो फॉर्म है। तो कोयला एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस बनाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कुल मिला के यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन, ये भी आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लिख सकते हो। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये भी क्या, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और यहाँ पर कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में। इसके बाद जब हम रिडक्शन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होगा रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल रिएक्टेंट से क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन का हम एग्जांपल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन पास करवाते हैं और हीट करते हैं, उस केस में हमें कॉपर मिलता है। तो कुल मिलाकर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पर आपको कॉपर मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो ये आपकी क्या होगी, एक रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। रिएक्शन इधर लिखिए, एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइंड फॉर्म में हम यहाँ पर बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑब्वियसली 101% दूसरे रिएक्टेंट का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब आप देखते हो यही इक्वेशन हमने दोबारा से लिखी है, तो आप देखोगे इसमें कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ हम करते हैं, हीट करते हैं, उस केस में आप देखो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कुछ लेकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिमूवल हो रहा है। तो कुल मिला के ये रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल
क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होने पर वाटर मिल रहा है, तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और एक बात और, कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात पूछ लेते हैं। तो जिस जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन हुआ है ना, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये देखो खुद तो रिड्यूस हो रहा है। इट मीन दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड आपका क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। या आप लिख लो, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आप ऐसे करके ट्रिक याद कर सकते हो, जिसका रिडक्शन हुआ है अपोजिट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बस ऐसे करके याद कर लो। कुल मिलाकर अगर एजेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रोजन, सेकेंड है रैनसीडिटी। तो जब भी हम देखते हैं कोई भी मेटल्स होती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जब भी क्या होती है, एक्सपोज होती है मॉइस्चर, एयर, एसिड में कुछ समय के लिए, तो हम देखते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड की क्या हो जाती है, लेयर फॉर्म हो जाती है, जो मेटल्स को धीरे धीरे वीक करती रहती है। और फाइनली मैटर क्या हो जाती है, करोड हो जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम क्या देखते हैं, लोहे की जो भी चीज़ें देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, उन पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, क्रोजन का एग्जांपल है। इसके अलावा चांदी क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी काली हो जाती है। अगर आपके पास चांदी की कोई भी अंगूठी वगैरह होगी तो देख रहा वो काली हो जाती है समय के साथ साथ, तो उस पर ब्लैक कोटिंग लग जाती है, चांदी की डिपॉजिट हो जाती है सिल्वर, तो ये भी क्रोजन है। इसके अलावा कॉपर्स पर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, वो भी क्या होगी, यहाँ पर क्रोजन का एग्जाम्पल होगा। और क्रोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन में क्या होते हैं, हम मेटल्स के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन के मॉइस्चर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, पेंट अप्लाई कर देते हैं मेटल्स के ऊपर। उस केस में अगर आप लोहे के गेट पर, लोहे की किसी भी चीज़ पे पेंट अप्लाई कर दो ना, तो फिर उस पर कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो यही इस टाइप में कह रहे हैं कि ये सारे के सारे करोजन को प्रिवेंट करने के यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, मेथड है। तो ये सारे के सारे मेथड जब हम आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट ओनली आप यही देख लो, चैप्टर 3 जब मेटल्स करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे के सारे मेथड और मेटल्स के बारे में। सेकंड, हम ऑक्सीडेशन का अपनी डेली लाइफ में इफेक्ट देखते हैं, रैनसीडिटी। तो जब भी हम कहते हैं फैट और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उनमें बैड स्मेल आने लग जाती है और उनका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, कड़वा सा हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो गया फैट और ऑयल का। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जब हम चिप्स वगैरह के पैकेट लेके आते हैं, अगर आप चिप्स का पैकेट खुला रख दोगे तो थोड़े दिन, 1-2 दिन में क्या हो जाता है, वो उसमें स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, क्योंकि क्या होता है, उनमें फैट प्रेजेंट होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ऑब्वियसली आप रैनसीडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, इसके भी कुछ मेथड्स हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसको फ्रिज में रख दो चीज़ों को, उस केस में क्या होगा, उनकी रैनसीडिटी होगी ही नहीं, ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। सेकंड केस आता है, जो हम चिप्स कुरकुरे के पैकेट लेके आते हैं, तो आप देखते हो वो तो फ्लफ़ी होते हैं, उनके अंदर चिप्स तो बहुत ही कम होती है और गैस ही भरी होती है। तो वो गैस क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। तो उस केस में हम देखते हैं पैकेट्स के अंदर क्या करते हैं, एयर की रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से। अब बिकॉज क्या होगी, यहाँ पर चिप्स कुरकुरे नाइट्रोजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, तो ऑब्वियसली उनका क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो ख़राब नहीं होंगे। इसलिए क्या होता है, वो फ्लफ़ी होते हैं, बहुत उनमें गैस भरी होती है पैकेट्स में। ये बेस्ट एग्जांपल है आपकी डेली लाइफ का। इसके बाद आप देखते हैं कि अगर ऑब्वियसली फूड को क्या कर दो, जिनमें फैट और ऑयल होता है, उनको एयर टाइट कंटेनर में क्लोज करके रख दो, तो तब भी वो क्या होंगे, रैनसीड नहीं होंगे। और या फिर उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दो, तब भी वो क्या होंगे, रैनसीडिटी नहीं शो करेंगे। तो कुल मिला के फैट और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा।
तो ये सारा का सारा हमने यहाँ पर चैप्टर डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप डिस्कस कर लेते हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है तो हमें पता कैसे चलता है, या तो क्या होगा उस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाएगा, या स्टेट चेंज हो जाएगी, या फिर क्या होगा टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, तो केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट्स हुआ, और उसके बाद एरो लगाते हैं, और जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसको हम राइट साइड लिखते हैं। इसके अलावा फर्स्टली तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिखना है। सेकंड, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में। और थर्ड, यहाँ पर स्टेट भी शो करनी होती है आपको रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। तो इन 3 मेथड्स को यूज करते हुए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, और हमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अगर किसी रिएक्शन में यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हम बोलेंगे उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम बोलेंगे उसको एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। और हमारी लाइफ में टोटल 5 टाइप्स की यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फाइनली रिडॉक्स रिएक्शन। और जब अपनी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट देखते हैं तो क्रोजन और एनसीडीटी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।